अस्सलामुअलैकुम ज़ोया सिस्टर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मेरा नाम बिलाल है और मैं कराची से हूँ। ज़ोया सिस्टर, मैं आपकी हर स्टोरी सुनता हूँ और अक्सर सोचता था कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ होता तो मैं भी आपको भेजता। लेकिन पता नहीं ये सोचना अच्छा था या बुरा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसे सुनने के बाद शायद आप समझ जाएंगी कि मैं क्यों कहता हूँ कि काश ये सब सिर्फ एक स्टोरी होती। ज़ोया सिस्टर, आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और सांस लेता है और मैं सिर्फ देखता रह जाता हूँ। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन अदृश्य हस्तियों का सच है जो हमारे आसपास मौजूद हैं, चुपचाप, बेआवाज, हमें देखते हुए। ये वाकया उस वक्त का है जब हम कराची के एक पुराने इलाके में रहते थे। लोग उस जगह को निशानगाही कहते थे। ये नाम सुनते ही बुजुर्ग अपना सिर हिलाकर चुप हो जाते थे। वहां सरकारी क्वार्टर थे, 3 मंजिला इमारतें, जिनकी दीवारों पर समय ने गहरे निशान छोड़ दिए थे। बाहर से देखो तो बिल्कुल आम मोहल्ला लगता था। गलियों में खेलते बच्चे, दुकानों पर बैठे बुजुर्ग, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। दीवारें सिर्फ ईंट गारे की नहीं थीं, उनमें एक सन्नाटा रहता था, एक अजीब सा भारीपन, जैसे कोई हर वक्त देख रहा हो। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे और इसी वजह से हम उन क्वार्टरों में रहने आ गए। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। वो उम्र जब इंसान डर को मानने से इनकार कर देता है, जब हर अजीब चीज को वहम का नाम देकर टाल दिया जाता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये जगह मुझसे कुछ छुपा रही थी। बाद में पता चला कि ये पूरा इलाका कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ 7 पीढ़ियों के लोग दफन थे। जब सरकार ने यहाँ क्वार्टर बनवाए तो कब्रों को बिना किसी रस्म के हटा दिया गया। बस कंक्रीट उड़ेल दी गई और लोग आकर रहने लगे। लेकिन जो नीचे था वो कहीं नहीं गया। गर्मियों की वो रातें थीं, कराची की गर्मी, जिसमें पसीने से तकिए भी भीग जाते थे और पंखा सिर्फ गर्म हवा फेंकता था। बिजली चली जाए तो घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता था, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। पसीना चिपचिपा होकर जम जाता और रात कभी खत्म होती नहीं थी। मोहल्ले में एक रिवाज था, जैसे ही शाम ढलती लोग अपनी चारपाइयां उठाकर फुटपाथ पर डाल देते। गली के दोनों तरफ चारपाइयों की कतार लग जाती और हल्की हल्की हवा चलने लगती तो नींद आ जाती। मैं हमेशा उन्हें देखता, बाप बेटे बुजुर्ग नौजवान, सब बाहर सो रहे होते। मेरा दिल करता कि मैं भी बाहर सोऊं, लेकिन अम्मी हमेशा मना कर देती। अम्मी कहती, बेटा तू अंदर ही सोया कर। मैं पूछता, क्यों अम्मी, सब तो बाहर सोते हैं। वो बस इतना कहती, बस तू अंदर सो, यही बेहतर है। वो कभी वजह नहीं बताती थी, बस उनकी आंखों में एक खौफ होता। वो खौफ जो जुबान से नहीं कहा जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। एक दिन मैंने ठान ली, मैं अब बच्चा नहीं रहा, 17 साल का था, अपनी मर्जी कर सकता था। मैंने अम्मी से कहा, आज मैं बाहर सोऊंगा। अम्मी ने पहले इनकार किया, फिर मेरी जिद के आगे हार गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, एक रात, लेकिन दूर मत जाना, बिल्कुल घर के सामने। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ। ज़ोया सिस्टर, आपको पता है ना, वो एहसास जब पहली बार आपको कुछ करने की इजाज़त मिलती है। शाम का वक्त था, चारपाई उठाकर मैं घर के बिल्कुल सामने गली में ले आया। मोहल्ले के लड़के बैठे थे, बातें हो रही थीं। कहीं दूर से चाय वाला गुजर रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी आम मोहल्ले में होता है। मेरा दोस्त इरफान आया, वो सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। हमने बातें की, स्कूल की बातें, फिल्मों की बातें, भविष्य के ख्वाब। उसने कहा, मैं सामने वाले फुटपाथ पर सोऊंगा आज। मैंने कहा, ठीक है, सुबह मिलते हैं। वो चला गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। पहली रात कोई खास बात नहीं हुई। मैं सो गया, सुबह उठा, चारपाई उठाई, घर चला गया। सब नॉर्मल था। लेकिन अगले दिन कुछ और ही हुआ। जब मैं बाहर निकला तो इरफान का बड़ा भाई आदिल मुझे एक तरफ ले गया। उसका चेहरा बहुत सीरियस था, आंखें नीची थीं, जैसे वो कोई ऐसी बात कहने वाला हो जो वो खुद नहीं कहना चाहता। उसने कहा, बिलाल, कल से बाहर मत सोना। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, सब तो सोते हैं। वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय बस मुझे घूरते रहे। फिर बोले, और उनकी आवाज में ऐसी सीरियसनेस थी कि मेरी हंसी वहीं रुक गई। मैं देखता हूँ लोग सोते हैं, लेकिन तुम मत सोना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने पूछा, आखिर क्यों, क्या होता है। वो एक लंबे समय तक खामोश रहे, एक लंबी भारी खामोशी। फिर बस इतना कहा, मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। और वो चले गए। ज़ोया सिस्टर, उसके बाद मेरा दिमाग वहीं अटक गया। जब कोई बड़ा आदमी वजह बताए बिना मना करे तो दिल में दो चीजें पैदा होती हैं, एक खौफ, दूसरा तजस्सुस। मैंने सोचा अगर कोई मसला होता तो सबके साथ होता, सिर्फ मेरे साथ क्यों।
उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, आज रात फिर बाहर सोना है। रात के 11 बजे थे, मोहल्ले के लड़के बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी उनमें शामिल था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। आदिल भाई की बातें, उनकी आंखें, उनका खामोश हो जाना। आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी चारपाइयों पर चले गए। मैं भी लेट गया। ऊपर आसमान में तारे थे, लेकिन रात इतनी स्याह थी जैसे रोशनी निगल ली गई हो। फिर वो वक्त आया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात का आखिरी पहर सबसे भारी होता है। करीब 3:30 बजे मेरी आंख खुली। पहले तो समझ नहीं आया कि मैं क्यों जागा। मोहल्ले में खामोशी थी, हवा भी जैसे रुक गई थी, कुत्ते भी खामोश थे, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। मैंने पलटकर करवट बदली, तभी मेरी नज़र अपने सिरहाने की तरफ गई। वहां एक आदमी खंडा था, एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसका सर बिल्कुल गंजा था। चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे रोशनी वहां जज्ब हो जाती हो। वो बस खंडा था, मेरे सिरहाने, मुझे देख रहा था। जोया सिस्टर, मैं एक सेकंड के लिए भी हरकत नहीं कर पाया। मेरी सांस जैसे अंदर ही फंस गई। दिल ने ऐसे जोर से धड़कना शुरू किया कि लगा सीना फट जाएगा। धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। मैंने फौरन आंखें बंद कर ली। जुबान खुद ब खुद हिलने लगी। आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, बस होंठ हिल रहे थे। मैं कांप रहा था, लेकिन पढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके हल्की सी आंख खोली, और जो मैंने देखा वो मेरी समझ से बाहर था। वो आदमी अब मेरे सिरहाने नहीं था। वो फ्लैट के पीछे जो तंग सा रास्ता था, जहां कभी कोई नहीं जाता था, वहां खंडा था। और उसका कद आम इंसान जैसा नहीं था। वो कम से कम 15-20 फीट ऊंचा लग रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा मेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा। ये मुमकिन नहीं था। इतना लंबा कोई नहीं हो सकता। ये ख्वाब है, मैंने सोचा। ये जरूर ख्वाब है। लेकिन नहीं, ये ख्वाब नहीं था। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। मैंने घबराकर खिड़की की तरफ देखते हुए अम्मी को आवाज दी। अम्मी, अम्मी, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज बैठी हुई थी, कांप रही थी। गले से आवाज निकलना मुश्किल हो रहा था। अम्मी घबराकर उठीं, दरवाजा खोला। उनका चेहरा परेशानी से भरा था। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या हुआ? मैंने फौरन कहा, मैं बाहर नहीं सोऊंगा, मैं अंदर आ रहा हूँ। अम्मी ने कहा, बेटा, अंदर बिजली नहीं है, बहुत गर्मी है। बाहर गली में ही चारपाई लगा लो, घर के बिल्कुल पास। उस वक्त मुझे बस इतना चाहिए था कि मैं फुटपाथ से हट जाऊं। मैंने चारपाई उठाई और घर के बिल्कुल सामने वाली गली में बिछा ली, जहां अम्मी की नजर भी रहे और मैं भी कुछ हद तक सुरक्षित महसूस करूं। मैं लेटा ही था कि पीछे से आवाज आई, बिलाल, बिलाल। ये जोया सिस्टर, ये आवाज औरत की थी, और इतनी साफ जैसे कोई बिल्कुल पास खंडी हो। मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए, सांस फिर से अटक गई। मैंने आहिस्ता से पीछे देखा। वहां हमारे पड़ोसी की बेटी थी, सना बाजी, उम्र में मुझसे काफी बड़ी, शादीशुदा, अपने बच्चों के साथ रहती थी। हम उन्हें बाजी कहते थे। मैं एकदम से शर्म के मारे मुंह आगे कर लिया। मैंने दिल में सोचा, ये मुझे इस वक्त क्यों आवाज दे रही हैं? रात का क्या वक्त है? फिर वही आवाज आई, बिलाल। मैंने दोबारा पीछे देखा, और फिर वो हंसी। ये आम हंसी नहीं थी, जैसे किसी ठंडे लोहे की चीज घसीट दी गई हो। ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, दिल से गुजरती हो। ऐसी आवाज जो अंदर तक उतर जाए और वहीं जम जाए। मेरे बदन की जान जैसे निकल गई। मैंने खौफ से फौरन एक और चीज नोटिस की। उनके घर का दरवाजा बंद था, और दरवाजे के साथ एक साया सा खंडा था। पहले मुझे लगा शायद उन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर निकला है, लेकिन दरवाजा बंद था और वो बाहर खंडी थी। मैंने आंखें मीचकर फिर से देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत थी, आंखों में ऐसी चमक जैसे वो मुझे नहीं, किसी और को देख रही हों। एक पल के लिए उनका चेहरा बदला, जैसे कोई और उनके अंदर से झांक रहा हो। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। मैं उठा और भाग पड़ा। सीधे फुटपाथ तक आया, खिड़की से अम्मी को पुकारा, अम्मी, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आ रहा हूँ। अम्मी ने फौरन दरवाजा खोला और मैं अंदर घुस गया। अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। मेरा पूरा बदन कांप रहा था, पसीने से तरबतर, दांत बज रहे थे, सांस फूल रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या हुआ, क्यों कांप रहे हो? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं अम्मी, मैं डर गया था। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उनका हाथ ठंडा था, पुरसुकून। उनकी गोद में सर रखकर मैंने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, अंदर सो जाओ, बाहर मत जाना। उस रात मैं अंदर सो गया, लेकिन सुबह मेरा बदन तप रहा था। तेज बुखार, कपकपी, गर्मी में सर्दी लग रही थी। मैं कांप रहा था जैसे बर्फ में हूं। अम्मी ने फौरन डॉक्टर को दिखाया, इंजेक्शन लगा, दवाइयां दी।
वापसी पर अम्मी ने पूछा और इस बार उनकी आवाज में पुख्तगी थी, नरमी नहीं। उन्होंने कहा, बिलाल, सच सच बता, रात क्या देखा था? तब मैंने उन्हें सब बता दिया। वो लंबा गंजा आदमी, उसका 15-20 फीट ऊंचा होना, सनाबाजी का दरवाजा बंद होने के बावजूद बाहर होना, वो हंसी, वो चेहरा। अम्मी ने सुनकर सिर हिलाया, फिर कहा, चल सनाबाजी से मिलते हैं। हम उनके घर गए। सनाबाजी ने दरवाजा खोला। बिल्कुल नॉर्मल थी, वही मेहरबान चेहरा, वही नर्म आंखें। लेकिन जब अम्मी ने पूछा तो उनका चेहरा बदल गया। वो कहने लगी, यहाँ बच्चों के साथ भी अजीब होता है। रात में आवाजें आती हैं, कभी दुल्हन दिखाई देती है। मोहल्ले में सच में दुल्हन के किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि दुल्हन रात को नजर आती है और रूप बदल बदल कर लोगों को दिखाती है। कभी किसी की माँ बन जाती है, कभी बहन, कभी किसी जानने वाले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पहले वो नॉर्मल दिखती है, फिर सनाबाजी ने और बताया, एक रात उनके पति ने उन्हें रसोई में देखा, जबकि वो उस समय बच्चों के कमरे में थी। एक रात उनके बड़े बेटे ने अपनी दादी को आवाज देते सुना, जबकि दादी पिछले साल गुजर चुकी थी। उस दिन मैं समझ गया था कि दोस्त के भाई ने मुझे क्यों रोका था। वो शायद देख चुका था, जो मैंने पहली बार देखा था। फुटपाथ वाली रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बट गई। एक वो जिसमें मैं सब नॉर्मल लगता था, अम्मी के साथ हंसता, अब्बू से बातें करता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता। और दूसरी वो जिसमें मुझे लगता था कि कुछ है जो हमें देख रहा है। मैंने बाहर सोना तो छोड़ दिया था, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं हुई। रमजान का महीना था। कराची में आपको पता है कि लोग सहरी तक जागते रहते हैं। मोहल्ले में भी यही माहौल होता है। कहीं दाना पानी चल रहा होता है, कहीं बातें, कहीं चाय। उस समय मेरी उम्र करीब 16 साल थी। मेरे बड़े भाई और उनके दोस्त बाहर बैठे थे। मैं घर के अंदर था। भाई ने आवाज दी, बिलाल, जाकर घर वालों को जगा दे सहरी के लिए। मैं अंदर गया, अम्मी को जगाया, फिर वापस बाहर आने लगा। मेरे भाई लोग करीब 25 फुट के फासले पर खड़े थे। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। सीढ़ियों में एक आदमी खड़ा था। पहले तो मैंने पहचाना, वो हमारे मोहल्ले के एक दोस्त के अब्बू लग रहे थे, सलीम चाचा। वो तीसरी मंजिल पर रहते थे, दिन भर काम पर जाते, शाम को वापस आते। मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे। वो बस घूर रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब था, न सलाम न हरकत, बस सीधा घूरना। आंखें बिल्कुल खाली, बिल्कुल बेजान, जैसे कोई मुर्दा बुत देख रहा हो। मेरे दिल में एक बेनाम सा डर उतरने लगा। फिर वही एहसास, ये पहले भी हो चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस रात था। मैंने हिम्मत करके कहा, सलीम चाचा, आप इस वक्त? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस अचानक वो हंसे। जोया सिस्टर, वो हंसी आज तक मेरे कानों में गूंजती है। वही हंसी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सनाबाजी की थी। वही ठंडी धातु जैसी आवाज, वही बेजान सी आवाज जो अंदर तक उतर जाए। जब वो हंसे तो मैंने उनका मुंह देखा, अंदर से लाल, बिल्कुल सुर्ख, जैसे आग की चमक हो। आम नहीं, अंदर की लाली बहुत नुमाया थी, जैसे मुंह के अंदर कोई और चीज जल रही हो। मेरा दिल जैसे सुन हो गया। मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अगले ही पल मैं मुड़कर पीछे भागा और भाई के पास पहुंचकर हांफते हुए बोला, वहां सीढ़ियों में चाचा खड़े हैं। भाई ने कहा, पागल है, हो सकता है जॉब पर जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं, कुछ अजीब था। भाई फौरन सीढ़ियों की तरफ गए। मैं पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाई ऊपर तीसरी मंजिल तक गए। उनके घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने दस्तक दी। अंदर से सलीम चाचा की बीवी ने दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा, क्या बात है? भाई ने पूछा, चाचा घर में है? वो बोली, सो रहे हैं, कल रात देर से आए थे, अभी नहीं उठे। जोया सिस्टर, वो लम्हा, वो तस्दीक मेरे लिए सबसे खौफनाक थी, क्योंकि अब ये मेरा वहम नहीं रहा था। इसी मोहल्ले में हमारे स्कूल के साथ भी अजीब बातें मशहूर थीं, इतनी कि एक वक्त ऐसा आया जब स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों के साथ लगातार वाक़े हो रहे थे। एक दिन मगरिब के वक्त हम 5-6 लड़के स्कूल के अंदर साइकिल चला रहे थे। गर्मियों की छुट्टियां थीं, स्कूल बंद था, लेकिन ग्राउंड खुला था। दीवारें ऊंची थीं और रोशनी मध्यम हो रही थी। सूरज डूब रहा था। उफ़ुक़ पर नारंगी रोशनी थी, लेकिन नीचे अंधेरा फैल रहा था। अजान की आवाज आई तो सबने कहा, चलो घर चलते हैं।
हम गेट की तरफ बढ़ने लगे। इतने में एक लड़का जो लाहौर से आया हुआ था, अतहर, अचानक चीखने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी साइकिल को किसी ने पकड़ा है। हमने मुड़कर देखा, वो जोर लगा रहा था लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे किसी ने पीछे से पहिया थाम रखा हो। वो पूरी ताकत से पैडल मार रहा था, लेकिन साइकिल जमी हुई थी, बिल्कुल जमी हुई। हमने सोचा शायद चेन अटक गई हो, लेकिन वो लगातार चीख रहा था। वो चिल्ला रहा था, कोई है पीछे, कोई है। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर पीछे देखें। हम डर के मारे पीछे की तरफ भागे। वो भी साइकिल छोड़कर भागा, लेकिन चंद कदम बाद मुंह के बल गिर गया। उसके दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। जब बड़ों को बुलाकर लाया गया तो वो होश में आया और बस एक ही बात बोला। एक बहुत खौफनाक शक्ल का आदमी था, उसने मेरे पहिए को पकड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा, मैं भागा। फिर कुछ याद नहीं। उस दिन के बाद स्कूल बंद हो गया और मोहल्ले में ये आम बात हो गई कि यहाँ कुछ है जो खेलता है मगर नजर नहीं आता। एक और रात मैं और मेरा दोस्त वक्कार वापस आ रहे थे। रास्ते में एक लंबी दीवार थी, किसी पुरानी फैक्ट्री की दीवार जिस पर वक्त ने अपने निशान छोड़ दिए थे। अचानक उसके पीछे से जोर जोर से पत्थर लगने की आवाज आने लगी। पत्थर दीवार से टकरा रहे थे और आवाज साफ आ रही थी, ताल के साथ, जैसे कोई जानबूझकर फेंक रहा हो। मगर हमें कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा था, न कोई साया, न कोई आदमी। हम दोनों रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा। वक्कार की आंखों में मैंने अपना डर देखा, वही फैली हुई पुतलियां, वही जमी हुई सांस। फिर अगले ही पल हम दौड़ पड़े। घर जाकर अम्मी को बताया, दोनों ने। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, रात को एहतियात किया करो, यहाँ सब कुछ नजर नहीं आता, लेकिन होता है। अम्मी की ये बात मुझे उस वक्त पूरी समझ नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ हर वाकया जैसे एक दूसरे से जुड़ गया। वक्त गुजरा, मैं कराची से अमेरिका आ गया, न्यूयॉर्क। नया मुल्क, नई जिंदगी, नई उम्मीदें। मैंने सोचा शायद सब मोहल्ले की वजह से था, शायद माहौल का असर था, शायद वहम था। नए मुल्क में, नई रोशनी में, सब पुरानी बातें धुंधली हो जाएंगी। मैंने अपने आप को समझाया कि ये माजी है, अब खत्म हो गया। लेकिन जोया सिस्टर, चीजें जगह नहीं देखती। एक रात मैं अपने गोरे दोस्त माइक के घर पार्टी में गया। हम बाहर बैठे थे, गार्डन में लकड़ी की बेंचों पर, हाथ में बियर के गिलास। बातें हो रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था। मेरा चेहरा उसके घर की खिड़की की तरफ था। मैंने देखा, ऊपर की खिड़की खुली है और एक बूढ़ा गोरा मुझे घूर रहा है। मैंने फौरन दोस्त से कहा, यार तूने कहा था कि घर खाली है, फिर ऊपर कौन है? वो हंसा, कोई नहीं। मैंने कहा, खिड़की खुली है, एक बुजुर्ग खड़े हैं। उसने मुड़कर देखा, खिड़की बंद थी। मैंने कहा, नहीं, अभी खुली थी। फिर वो हंसा और आहिस्ता से बोला, मुझसे पहले यहाँ एक बूढ़ा रहता था, वो यहीं मर गया था। मैंने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। हम सब अंदर गए, पूरा घर चेक किया, वॉशरूम, बेडरूम, बेसमेंट, हर जगह। कोई नहीं था। मैं खिड़की के सामने खड़े होकर सोचता रहा, मैंने किसे देखा था? एक रात 2 बजे हाईवे पर ड्राइव कर रहा था, न्यूयॉर्क का हाईवे, रोशन, चमकता हुआ, हर तरफ लाइट्स। फिर भी रात का अंधेरा कुछ और ही होता है। अचानक दूर से एक आदमी सड़क पर भागता हुआ नजर आया। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की और मुझे लगा जैसे मैंने उसे टक्कर मार दी, लेकिन गाड़ी को कोई झटका नहीं लगा। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे गया। कोई नहीं था, न खून, न आदमी, न कोई निशान। बिल्कुल खाली सड़क, बस मैं और मेरा साया। मैं सड़क के किनारे खड़े होकर आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। दिल कांप रहा था, हाथ कांप रहे थे। वही पुरानी याद, वही एहसास कि कोई है जो देख रहा है। फिर मैंने खुद को संभाला और घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन बाद शायद बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। पानी सड़कों पर बह रहा था और रोशनियां धुंधली थीं। एक पुल के नीचे मैंने एक आदमी को खड़ा देखा, तन्हा, बारिश में भीगा हुआ। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने गाड़ी मोड़ी। वो वहीं खड़ा था। मैंने शीशा नीचा करके पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? उसकी आवाज बच्चे जैसी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तो बस देख रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, बाय बाय का इशारा। मैंने दोबारा गौर से देखा। उसके दांत काले थे, बिल्कुल काले, जैसे कोई काली स्याही भरी हो। उसकी शक्ल जैसे बदल रही थी।
पल पल में नए रूप। एक पल बूढ़ा, अगले पल जवान, फिर बच्चा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से निकाल ली। लेकिन सबसे अजीब वाकया एक और था। एक अरबी लिबास पहने बाबा हमारी मस्जिद में आए। सफेद दाढ़ी, नर्म लहजा, प्रशांत चेहरा। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ रहने की जगह चाहिए। उस वक्त वो यूनियन के सदर थे। उन्होंने उन्हें इजाजत दे दी। मैं रोजाना 2 पराठे और चाय का थर्मस उनके लिए ले जाता। 2 साल वो रोजा रखते रहे। सारा साल। सिर्फ ईद के दिन नहीं रखते थे। वो मस्जिद से बाहर नहीं निकलते थे। कभी बाजार नहीं गए, कभी किसी के घर नहीं गए, कभी मस्जिद के आंगन से बाहर कदम नहीं रखा। फिर एक दिन वो गायब हो गए। न कोई बिस्तर, न सामान, न निशान। मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा कि वो कब गए। जिस जगह वो सोते थे, वहां बस एक खाली जगह थी। बिल्कुल खाली, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैंने बाद में अब्बू से पूछा कि आपको नहीं लगता कुछ अजीब था? अब्बू ने बस इतना कहा, बेटा, हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ मेहमान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जोया सिस्टर, अगर वो इंसान थे तो गए कहाँ? अगर वो इंसान नहीं थे तो फिर वो क्या थे? उस जगह जहां हम रहते थे, वहां दुल्हन का जिक्र आम था। लोग कहते थे कि रात के आखिरी पहर एक सफेद कपड़ों में दुल्हन नजर आती है। कभी वो किसी की माँ बन जाती है, कभी बहन, कभी किसी जानने वाले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पहले वो नॉर्मल दिखती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा बदलती है। जब मैंने फुटपाथ वाली रात के बाद हिम्मत करके कुछ बुजुर्गों से बात की, तो एक बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुमने जो देखा वो पहली बार नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने बताया, कई लड़कों ने यही बताया था कि पहले कोई जानी पहचानी शक्ल नजर आती है, फिर आंखों के सामने बदल जाती है। एक शख्स ने तो यहाँ तक कहा कि उसने अपनी बीवी को आवाज देते देखा, जबकि उसकी बीवी उस वक्त उसके साथ कमरे में सो रही थी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये मेरी कहानी नहीं है, ये उस जगह की कहानी है। आज मुझे अमेरिका में 32 साल हो चुके हैं। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं डरता भी नहीं हूँ, जैसे पहले डरता था। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन सच बताऊं, कभी-कभी रात को जब मैं अकेला गाड़ी चला रहा होता हूँ या घर की खिड़की से बाहर देखता हूँ, तो मुझे वही एहसास होता है कि कोई है जो सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद को दिखाकर याद दिलाता है कि हम मौजूद हैं। मैं नहीं जानता वो जिन थे, आत्माएं थीं या बस कोई ऐसी मखलूक जो हमारी आंखों से ओझल रहती है। लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ, ये सब सपना नहीं था, ये सब भ्रम नहीं था, क्योंकि हर घटना के बाद या तो कोई और गवाह था या फिर ऐसा सबूत जो मेरे डर को सच कर देता था। और सबसे अजीब बात, वो कभी पूरा हमला नहीं करते, बस खुद को जाहिर करते हैं और चले जाते हैं। शायद वो देख रहे होते हैं कि इंसान डरता कैसे है। जोया सिस्टर, ये मेरी कहानी थी, उन सब घटनाओं का जिक्र जो मैंने अपनी आंखों से देखी, अपनी रूह से महसूस की। अगर आपको लगे कि मेरी स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करने लायक है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी हर स्टोरी सुनता हूँ और आपको दिल से दुआ देता हूँ कि आप ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियाँ हम तक पहुँचाती रहें। अल्लाह हाफिज़।